अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंसेज लॉ। ये लॉ आप लोगों ने इन क्लास से क्लियर भी पढ़ा हुआ है। बेसिकली लास्ट टॉपिक में हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक बात डिस्कस की थी कि चेंजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू टाइम मुसलसल तब्दील करना, चेंज होना, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करता है कंडक्टर में, और उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से कंडक्टिंग लूप में उस वायर में करंट प्रोड्यूस हो जाता है जिसे हम इंड्यूस करंट कहते हैं। तो भाई जो इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दरअसल ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और चूंकि इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे की वजह से करंट और ईएमएफ इंड्यूस और प्रोड्यूस करवाते हैं, इसलिए इनको इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट कहा जाता है। इसको आप करंट विदाउट बैटरी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अगली बात करें लेंजेस लॉ का पर्पस क्या है, तो लेंजेस लॉ जो है ये इस्तेमाल होता है इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन मालूम करने के, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन मालूम करने के। पहली लाइन में लिखा है इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन का हमें नहीं पता, तो फिर एक और बात याद रखिएगा, वी प्रेफर टू फाइंड देम फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। वेल, तो इसमें यही है, द रूल फॉर द डिटरमिनिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट वाज प्रपोज्ड इन 1834। तो ये लॉ 1834 में प्रेजेंट किया था हेनरिच लेंज ने, और इसको लेंजेस लॉ ही कहा जाता है। इसकी डायग्राम नंबर 5 और 6। तो स्टेटमेंट ये है, द इंड्यूस्ड करंट इन अ क्लोज्ड conducting loop appears in such a direction that it opposes the change that produced. For example, मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ इसका शॉर्ट बार मैग्नेट है। ये हमारे पास एक लूप है, इट्स क्लोज लूप, नॉट कैरिंग करंट, इट्स सिंपल लूप। अगर हम नोट करें कि अगर ये कंडक्टर, ये जो लूप है ये रेस्ट पर रहे, ये बार मैग्नेट भी रेस्ट पे रहे, तो नो डाउट इस लूप में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजरेगी, पर क्योंकि वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कांस्टेंट होंगी, इस वजह से किसी तरह का फ्लक्स चेंज नहीं होगा। और किस तरह का फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगी। तो बात याद रखिएगा, there should be a relative motion between loop and bar magnet। जैसे कि ये लूप एट रेस्ट है, इस बार मैग्नेट को इस लूप के पास लेके जाया जा रहा है विद वेलोसिटी v। तो होगा क्या, जैसे जैसे आप इस बार मैग्नेट को इस लूप के करीब लेके आते जाएंगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है इस लूप मुसलसल तब्दील होगी, जिसकी वजह से इस लूप में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, सेम इज द केस। अब इसमें एक और बात आपने अंडरस्टैंड करनी होगी, ये है जब आप इस बार मैग्नेट को इस करंट लूप के पास लेके आएंगे, तब नोट करेंगे ये जो लूप का राइट साइड है वो मैग्नेट के नॉर्थ को रिपेल करेगा। मतलब लूप का राइट नॉर्थ बन जाएगा, इधर से बार मैग्नेट का जो लेफ्ट है वो नॉर्थ है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस रिपल्शन की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। उस करंट की डायरेक्शन को हम बाय राइट हैंड रूल मालूम भी करेंगे। ये सारा वही है। नेगेटिव साइन का मतलब यही है जो कि हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया फैराडेज लॉ में, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट जिस कॉज से प्रोड्यूस होता है उसी कॉज को
अपोज भी करता है। अब ये इसमें यही इन डायग्राम में यही दिखाया गया है। ये डायग्राम वही जो मैंने आपसे शेयर किए भी, इसको रीडिंग की रहे और रीडिंग करेंगे आपको ज़्यादा आइडिया हो जाए। सारा वही डिस्कस किया हुआ। हाँ, यहाँ पे एक और बात आपसे ज़रूर डिस्कस करते चले, तो ये है कि ये जो पुश करना है बार मैग्नेट का, when we push the magnet toward the loop or loop toward the magnet, induced current appears. In terms of Lenz's law, this pushing is the change that produces the induced current. Definitely, ये push और pull बेसिकली जरूरी नहीं पुश ही किया जाए, पुल भी किया जा सकता है। And according to this law, the induced current opposes the push. Definitely, if we pull the magnet away from the coil, the induced current oppose the pull by creating south pole. For example, अगर इसी डायग्राम को मैं कुछ आपको यूं समझाऊं, अगर आप इसी मैं देख लूंगा आगे डायग्राम है कि नहीं, अगर आप इसी बार मैग्नेट को दूर लेके जाए, पुल करें, तो फिर क्या होगा? बार मैग्नेट का तो ये लेफ्ट नॉर्थ ही रहेगा, क्योंकि अब आप इस बार मैग्नेट को पुल कर रहे हो, दूर लेके जा रहे हो इस लूप से, तो क्या होगा? लूप का यही राइट साइड जो पहले नॉर्थ था, अब क्या बन जाएगा? साउथ। इनके दरमियान अट्रैक्शन हो जाएगी। दरअसल इसी को अपोज कहा जाता है। तो पुश और पुल जो है मैग्नेट का, ये कॉज है। किसका कॉज है? इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का। अब डेफिनेटली यहाँ पे अगली बात भी याद रखिएगा कि आपने, चूंकि हमने कहा कि ये इसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। तो बेटे उसमें क्या है कि आपने लूप को अपने राइट हैंड में पकड़ना है। अज्यूम यू ग्रैस्प द लूप इन योर राइट हैंड, फिंगर्स should be in the direction of north. Sorry, the thumb should be in the direction of north. अंगूठा आपने उस तरफ रखना है जिस तरफ नॉर्थ हो। कर्लिंग फिंगर्स अपने हाथ की कर लें, जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, that will be the direction of induced current in that loop. इसके लास्ट पे अगर आपसे एक और बात सीखी है वो ये है कि जो लेंज़ेस लॉ है, एक्चुअली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मुराद सिंपली यही है कि जैसे जैसे आप इस बार मैग्नेट को पुश एंड पुल करते रहेंगे, डेफिनेटली यू यूज योर मैकेनिकल एनर्जी, द मस्कुलर एनर्जी ऑफ योर हैंड। तो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू दिस लूप एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। And in law of conservation of energy यही कहता है, one form of energy can be converted into another form of energy, but total amount of energy always remains constant. इसलिए लेंज़ेस लॉ जो है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो इसमें सिंपली जो हमें डिस्कस किया जा रहा है वो यही है। ये लोग इसको पढ़ेंगे जरूर। बाकी जो हमारे कंटेंट्स हैं उनमें कुछ टॉपिक शामिल नहीं है, इसलिए हम स्विच ऑन करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक। जो अगला हमारे पास टॉपिक है वो है गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। Yes, this is chapter number 37. अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का टाइटल था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस कर लें गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉसेस लॉ जो मैग्नेटिज्म है, मैं एक दफ़ा आपसे थोड़ा बहुत शेयर कर भी दूँ, हमने ये डिस्कस भी किया हुआ है गॉसेस लॉ
पर ये गाउसी लॉ हमने डिस्कस किया था फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्जेस के ऊपर ही मैग्नेटिज्म। अब इसमें अंडरस्टैंड कीजिएगा, फिगर 1 है, ये शो करवाई जा रही है, वार्निंग दिस वन पॉजिटिव नेगेटिव, एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इट कैरीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव चार्ज एंड हो रही है। और डाइपोल से मुराद मैंने पहले भी बताया था आपको, two charges equal and opposite charges having small distance, having equal quantities of positive and negative charge placed on opposite ends. This is an example of electric dipole. One we can say this is magnetic dipole. अब magnetic dipole में भी क्या है, नॉर्थ और साउथ। अब इन दोनों में इमेजिन सिमिलैरिटी चेक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, these are electric field lines, these are magnetic field lines, दोनों में similarities. Analogous case of magnetic dipole such as the familiar bar magnet with the north pole at one end and the south pole at another end. At this level, the electric and magnetic cases look quite similar. Definitely, दोनों एक ही तरह के almost लग रहे हैं magnetic field line के point of view से। तो in fact, we might be led to postulate the existence of individual magnetic poles analogous to electric charges. कह सकते हैं similar, analogous and similar है। Such poles, if they existed, would produce magnetic field similar to electric field produced by charges. Proportional to strength of, तो वही बात की जा रही है। Let us cut the object in figure 1 in half and separate the two pieces. दो पीस कर दिया, फिगर 2 नेक्स्ट पेज पे इसको कट कर दिया। अब जरा बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को भी कट कर दिया, मैग्नेटिक डाइपोल को भी कट कर दिया इन द हाफ। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक केसेस आर नो लॉन्गर अब सिमिलर नहीं है डेफिनेटली। इन इलेक्ट्रिक केस वी हैव two objects that are, if separated by a sufficiently large distance, could be regarded as point charges. अब ये point of opposite polarities, each producing field characteristic of point charge in magnetic case। चलो ये सुन लें। अब ये देखें, ये एक point charge के तौर पे ऐड कर गया, ये वाला चार्ज भी, ये वाला point, ये point charge। तो हर कोई अपना एक point से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक केस however we obtain not isolate north and south, but instead आपने काटा हाफ किया वो नॉर्थ एंड साउथ, क्योंकि सिंगल नॉर्थ साउथ एग्जिस्ट कर नहीं सकता, पर सिंगल पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करता है। दिस अपीयर्स to be an important difference between electric and magnetic dipoles. An electric dipole can be separated into a constituent single charge, but magnetic dipole cannot. Each time we try to divide, but it is not possible। यहाँ से पता ही लगता है कि single dipole magnet का pole exist नहीं करता। This effect occurs microscopically down the level of individual atoms। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये हमारे पास हाफ एज कट किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें जो हमारी अगली कैलकुलेशन, दिस डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। हमने ऑलरेडी पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है इंटीग्रल ई डॉट डेल ए, ये क्लोज ऑब्जेक्ट के लिए, गॉसेस लॉ तो होते हैं क्लोज ऑब्जेक्ट के लिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का भी फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ई डॉट डेल ए एग्जैक्टली। ये इसके बारे में, क्योंकि इसको जीरो इसलिए कहा गया कि गॉसियन सरफेस की बात हो रही है, गॉसी लॉ में गॉसियन सरफेस जूम करना पड़ती है। तो वी कैन सिमिलरली कंस्ट्रक्ट गॉसियन सरफेस फॉर मैग्नेटिक फील्ड
अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंसीडर if the Gaussian surface contains no net magnetic charge, definitely Gaussian surface में कोई चार्ज नहीं है, दिखाई दे कोई नेट चार्ज नहीं है, तो फिर वहाँ पे फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स भी जीरो होगा. The net flux of the magnetic field through any closed surface is zero. अब अगली बात जो हम मजीद करने लगे हैं उसमें दरअसल गॉसी लॉ इसी का नाम है, गॉसी लॉ ऑफ मैग्नेटिक. तो सुन लीजिएगा, फिगर 3 की बात कर लेंगे. दिस वन shows a more detailed representation of magnetic field of a bar magnet and a solenoid, both of which can be considered as magnetic dipoles. Note the total inward flux. तो ये इसमें ये कहना चाह रहा है, the total inward flux equal total outward flux and the net flux magnetic flux per surface is zero. This is Gauss's law for magnetism.